वेलकम बैक व्यूअर्स टू इशू टुनाइट एट 9। सबसे बड़ा मुद्दा आखिर वही है, ले देकर देखा जाए हर साल का तमाशा है। यही गर्मियों का मौसम आता है और सर्दियां जाड़े आते आते हर चीज़ के प्राइसेस कहीं ना कहीं आसमान छूने लगते हैं। सरकार चाहे केंद्र में किसी की भी हो, लेकिन कहाँ हमारे सिस्टम्स में क्या गलतियाँ हैं, ऐसी क्या कमियाँ हैं, कोई सरकार आज तक इन्हें दूर नहीं कर पाई। मैंने जैसे स्टार्ट किया कि फूड प्रोडक्शन से लेकर उसके बाद मंडियों तक हम आए जहाँ अनाज आता है, और उसके बाद फूड स्टोरेज पर भी आए। सब जगह हमने जिस तरह की बड़ी लेवल की खामियां देखी हैं, वो आज़ादी के इतने साल बाद तक मेरा ये ज़रूर मानना है आज तक कहीं ना कहीं ठीक हो जानी चाहिए थी। अब एक चौथा अहम पहलू मैं और उठाऊंगा, फूड सिक्योरिटी बिल या हम किसी तरह के इस तरह के सोशल बिल्स ले आए, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेट लेवल्स पर ठीक नहीं होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की यहाँ पर, क्योंकि इसमें देखिएगा, मैं आपके पास आना चाहूँगा फोगाट ब्रेक के बाद इजिटली। देखिएगा, अगर मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करता हूँ तो इसमें दो अहम मुद्दे हैं। एक तो सेंट्रल पूल है जिसमें आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ गया। वहां हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे हमने कहा, स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है, और कांग्रेस सरकार क्योंकि 67 में से 50 और प्लस ईयर्स ये पावर में रहे, इन्होंने इस सेक्टर को कभी बूस्ट नहीं दिया, तो आज ये कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर हुए हैं। तो वहां भी मैं देखता हूं कहीं ना कहीं करप्शन रेलेवेंट रहती है। और उसके अलावा हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जब हम स्टेट लेवल पर आते हैं, उसमें जितने छेद हैं हम सब जानते हैं। कई स्टडीज कहती हैं 50% से भी ज्यादा जो खाना रिलीज होता है सेंट्रल पूल से, वो इंटेंडेड टारगेट तक फोगाट जी जाता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं है। तो फिर फूड सिक्योरिटी बिल भी क्या करेगा? सही बात है। देखिए जी, गवर्नमेंट है, लेकिन जब तक गवर्नेंस नहीं होगी बात नहीं बनेगी जी। अब राजीव गांधी जी ने कभी कहा था कि केंद्र से 1 रुपया अगर किसी आम आदमी, गरीब आदमी के लिए चलता तो उसमें से मुश्किल से 15 पैसे पहुंचता है, 15-17 पैसे। आप 50% कह रहे हैं, और पीडीएस में भी यही हाल है। और जो क्वालिटी होती है फूड की, वो देख लीजिए, उसको जानवर पक्षी नहीं खा सकते, कोई खा नहीं सकता, जिस तरह से हम सड़ता गलता देखते हैं। लेकिन इस क्वालिटी डाउन होने के पीछे भी एक फोगाट जी राज है बहुत बड़ा। कृष्ण मूर्ति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिएगा, चाइना के बाद कहते हैं हम सबसे ज्यादा बफर स्टॉक मेंटेन रखते हैं फूड का वर्ल्ड वाइड, और इसके लिए, लेकिन फिर भी हमारी 25% से ज्यादा जनता जो है वो अंडर नरिश्ड है आज भी। कितनी बड़ी एक शर्म की बात है, हमारे देश के लिए त्रासदी है ये। कहीं ना कहीं $13.6 बिलियन आपकी सरकारें खर्चती रही कहीं ना कहीं इस फूड को गैदर करने के लिए, खरीद के अपने यहाँ स्टोर करने के लिए और उसको गलाने के लिए। ये कम से कम 1% है जीडीपी का। क्या वजह रही है कि सरकारें आपकी कामयाब क्यों नहीं हो पाई? सरकारों ने प्रयास किए हैं और पीछे बहुत परमिशनें दी हैं गवर्नमेंट ने। हरियाणा गवर्नमेंट का मुझे अभी तक पता है कम से कम यहाँ 100-150-200 लोगों को परमिशन दी है स्टोर बनाने की, और लोगों ने बनाए भी हैं, और उन्होंने हैफर्ड ने और जो दूसरी एजेंसियां उन्होंने हायर भी की है। देखिए, एकदम से आप कहो कि ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा, तो ओवरनाइट की मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा। 67 years after 1947 is not called overnight। नहीं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है जिन चीजों की, सरकार करी है। जरूरत तो कब से थी? 67 ईयर से इन चीजों की जरूरत थी। आपको क्यों नहीं दिखी वो जरूरत आज तक? देखिए ना, पहले एक ऐसा टाइम था कि आप अनाज बाहर से मंगवाते थे। सुनिए, एक ऐसा टाइम था, आप सुनिए, आज से 50 साल पहले। आप सुनिए, और आज ये है कि हमारे पास बम्पर क्रॉप्स होती है। सुनिए, हमने देश ने तरक्की तो की है। आपके पास कृष्ण बहुत तरक्की की है। कृष्ण मूर्ति जी, आपके पास आज इतना बम्पर क्रॉप भी नहीं है कि आप 800 मिलियन लोगों को फीड कर पाएंगे। बिलीव यू मी, ये आपको समस्या आने वाली है अब, क्योंकि अगर मैं एक और इकोनॉमिक फैक्टर उठाता हूं नादिर जी, आई थिंक यू विल एग्री विद मी देयर, क्योंकि कम से कम 40 एमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स ने सोनिया गांधी को कहा था कि डोंट गो फॉर दिस बिल, आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, इट इज़ नॉट लॉजिकल। और इसमें मैं आपको नाम दे देता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, और उसके अलावा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया, हार्वर्ड, प्रिंसटन तक के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया था कि डोंट डू दिस। लेकिन आनंद जी, सवाल मेरा आपसे यही है, तो लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा देखती है, एक पॉलिटिक्स ऑफ सब्सिडी खेलती है। मैं इसमें वही एंगल देखता हूँ। नहीं, इसको मैं दूसरे वे में लेती हूँ। मतलब ठीक है, उन्होंने जो अपने इस तरह से व्यूज दिए वो सब्सिडी का एक पार्ट रहा होगा। सब्सिडी नेचुरली, बट यू कैन नॉट अफोर्ड इट। नहीं, लेकिन उसके बाद भी अब नहीं, मैं इसको एज आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को नहीं लेके साथ चल सकते। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट आपको रिप्लाई दूंगी जी। यहाँ पर एक जो गरीब आदमी है वो एक अनाज के ऊपर 1000 रुपए खर्च करता है। फूड सिक्योरिटी बिल में उसका खर्च बन गया 600 रुपए। हाँ। वो 500 रुपए कहाँ पर खर्च करेगा? किसी को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या कोई और कोई चीजें हैं वहां पर खर्च करेगा। तो जो उसने अपना हिस्सा जो खर्च किया है,
तो वो कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगी? आपका फिस्कल डेफिसिट उस चैनल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जाएगी। गवर्नमेंट सुनिए, गवर्नमेंट पंकज जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करूंगी। क्यों? रिसीट्स और मैं स्पेंडिंग की बात करूं तो कितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है। मैं यहाँ बिल्कुल एग्री नहीं। गरीब आदमी को भी गरीब आदमी को भी जीने का अधिकार मेरा है। सबसे बड़ा सवाल है, पैसा कहाँ से आएगा? अच्छी बात करी है। आप पैसा कहाँ से आएगा? गरीब आदमी 1000 रुपए का तो बढ़िया माल लेके खाएगा और 600 रुपए के अंदर सड़ा गला हुआ अनाज लेके खाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप सुनिए, जब आप गवर्नेंस की बात करेंगे तो वहां पर क्यों गला सड़ा होगा? यदि आपने प्रॉपर्ली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है गवर्नेंस तो है नहीं ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स डिलीवर तो कर नहीं रहे हैं। और ऐसे में जब आपकी इकोनॉमी शैम्बल्स में है तो आप कैसे इस बिल को अफोर्ड करेंगे? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है नांदल जी, हाँ तो फिर वही बात है ना। आप सुनिए, अभी इतना सिक्योरिटी पे खर्च होता है, प्लस सिक्योरिटी दे दीजिए आपने, फलानी सिक्योरिटी दे दी और दैट इज माय लॉजिक अल्टीमेटली। आप वहां पर कट करिए। इट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। पेट काट के कट नहीं कर सकते आप वहां पर कट करिए उन चीजों को। आप सुनिए, आप अल्टीमेटली गरीब को भी खाना वो मिल नहीं रहा, गरीब को भी वो खाना मिल नहीं रहा, और उसको अगर मिलता भी है तो क्या हम उस गरीब को सब स्टैंडर्ड ह्यूमन मानते हैं कि उसको सड़ा गला अनाज देंगे? इट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। आपका देखिए, कोई भी इसमें चक्के में जितने भी स्पोक्स हैं उसमें से अगर आप एक स्पैनर डाल दें तो चक्का तो रुकेगा ही ना कहीं ना कहीं। फूड सिक्योरिटी बिल तब लागू होना चाहिए था, मेरा यह मानना है। 1.25 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ तक का इसमें खर्चा है। और आज की तारीख में कृष्ण मूर्ति जी, आपको भी पता होगा, आपकी जीडीपी का तकरीबन 2.2% सब्सिडीज में जा रहा है, और जीएसटी उसके अलावा फिर भी आप लोग लागू नहीं कर पाए। नहीं तो आई वुड हैव नेवर सेड आप जीएसटी करते, 2 पॉइंट से जीडीपी ग्रोथ बढ़ाते, आप सब्सिडीज दीजिए, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन आप सब्सिडी दे भी रहे हैं, पैसा भी इतना खर्च रहे हैं, आपकी जेब में वो पैसा भी नहीं कि उसको आप अफोर्ड कर पाए। और जिस गरीब के लिए वो आपने वो सब्सिडी बिल थ्रू किया उसको खाना नहीं मिल रहा, और मिलता है तो सड़ा गला मिलता है। बिल्कुल तो उसका फायदा क्या? अगर वो सड़ा गला मिलेगा तो करप्शन इस लेवल तक। अरे हुड्डा जी क्या बात कर रहे हैं? मिलेगा तो प्रोटेस्ट आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सुनिए, मैं हुड्डा जी, आपके राज्य में सब कुछ सही होता है, लेकिन इसीलिए शायद हालात इतने आज की तारीख में खराब हैं। आप सुनिए, नांदल की बात से सहमत हूं कि वो अगर जो आज 1000 रुपए में अगर वो खाना खाते हैं तो 600 रुपए नहीं, वो 200 रुपए में वो खाना मिलता है, 800 रुपए वो दूसरी चीज में लगाएगा, उसमें रोजगार मिलेगा। मैं की बात से सहमत हूं। मेरा बेसिक जड़ कृष्ण मूर्ति जी, सब्सिडी को मॉनिटर करने की जरूरत। आपने 2 दिन पहले पेपर पढ़ा होगा। Why waste the subsidies? You cannot monitor it. नांदल जी, मेरा तर्क समझे, मेरा लॉजिक समझे, मेरी लाइन ऑफ थॉट समझे। आपने आज का पेपर पढ़ा होगा, उसमें ये था कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर है। जो आपका इंटेंसिव चाइल्ड केयर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चला है स्कूल लेवल के ऊपर, मैं उसको ये नहीं कि फुल प्रूफ नहीं बोलती हूँ कि हाँ जी ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, उसमें भी कई बार आई है, छिपकली गिर गया और कुछ हो गया है मॉनिटरिंग की, लेकिन उससे स्कूल के अंदर बच्चों ने जाना शुरू किया। आज के न्यूज़पेपर के अंदर पढ़िए आपकी इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सबसे ज्यादा है। मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे साथ साथ वो भी दिखता है नांदल जी। मैं आपको एज ए इकोनॉमिस्ट आपको जवाब दूंगी, आप मेरे से एग्री करेंगे। बेल आउट पैकेजेस मिलते हैं इंडस्ट्रीज को, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सरकार उनको बेल आउट पैकेज दे देती है। सरकार किसानों के भी लोन माफ करती है। वहां क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं होता है? सेज बनाने के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बुलाते हो, आप उनको कहते हो 5 साल तक आपको जो है आप प्रॉफिट कमाइए, आपको कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। ऐसा क्यों? आप सुनिए, वहां पर कुछ टाटा बिरला है, अंबानी है और कुछ, उनको आप इतनी जमीनें खरीदने कर देते। मानता हूं मैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप को कहीं ना कहीं एनकरेज तो करना ही पड़ेगा। आपको एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज तो करना ही पड़ेगा, उनको टैक्स ब्रेक्स भी देने पड़ेंगे, और ऐसे में आपकी तभी कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन वो साथ में जो एम्प्लॉयमेंट लेके आते हैं, आप उस चीज को भी देखिएगा। अगर जैसे मैंने एफडीआई की, आप सुनिए, जी, इंडस्ट्री की सब्सिडी मिली तो यहाँ से सारी इंडस्ट्री उठ के गई जी, और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को इतनी जॉब मिली है जी। अकेले पैसे से इंडस्ट्री नहीं चलती है, मैंने अकेले पैसे से इंडस्ट्री नहीं चलती, उसको मैन पावर भी चाहिए। ऑफ कोर्स मैन पावर कहां से आएगी? मैन पावर कहां से आएगी? मैन पावर, अच्छा सुनिए, मैं एफडीआई का सिंपल सा एग्जांपल उठाता हूं। यहाँ मैं अगर सिर्फ वॉलमार्ट पर देखता हूं तो 1.2 मिलियन लोगों को वो नौकरी देता है, और अगर हम एफडीआई यहाँ पर इंडिया में इन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग लॉन्च करते हैं तो एज पर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वी गो बाय द
American population and the average, then that job level should go right up to 5.6 million people, जिसमें आपका स्टोरेज रिटेल, मैं तो मानता हूं, आई एम ऑल फॉर एफडीआई, बीजेपी को अपोज नहीं करना चाहिए था। मैं देखिएगा, आप सुनिए, ऐसे हालात पैदा होंगे, खुद लेके आएंगे उसको, जिसने हमारे वक्त में अपोज किया था उनको खुद लेके आएंगे। मैं आई एम ऑल फॉर इट हुड्डा जी, मैं चाहता हूं एफडीआई आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये भी माने एक बैडली फूड सिक्योरिटी बिल बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वो लोग यहाँ पे आएंगे तो सर्टेनली दे विल जनरेट ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस, और जैसे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट। एग्जैक्टली, जैसे नांदल जी ने कहा, उससे आपकी ये दुग्गल जी सारी साइकिल पूरी होती है। नहीं, लेकिन एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड। आपके पास पहले वो प्रोविजंस तो होने चाहिए ना, उसके बाद आप ये देखें कि हमारा जो अकाउंट जो है वो ठीक है, उसके बाद आप कोई बिल लेके आइए। आपके पास पहले तो इतनी दिक्कत है और उसके ऊपर आप सिक्योरिटी बिल, फूड सिक्योरिटी बिल और लेके आओ, तो दैट इज अ प्रेशर पॉलिटिकल, दैट इज अ पॉलिटिकल प्रेशर कि ठीक है भी आप इनको करना पड़ेगा। सुनिए, सरकारों का काम है, आप उसके फूड सिक्योरिटी बिल के खिलाफ बोल रहे हैं। कृष्ण मूर्ति, नहीं, सरकारों बिल्कुल नहीं बोल रहे, हम करेंगे, हमें परेशानी आएगी लेकिन हम फिर भी करेंगे, दुग्गल जी, क्योंकि आप लोग ये जो हमारे सांप गले में डाल के गए हो, तो हम इसको अच्छी तरह से निभाएंगे। आपने पहले गरीबों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। कृष्ण मूर्ति जी, यहाँ पे ब्राउनी पॉइंट्स नहीं बनाने, मेरा यहाँ कहने का सिर्फ मतलब ये है क्योंकि इकोनॉमिकली वायबिलिटी प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं, आप जीडीपी को चेक नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट को देख नहीं रहे हैं, और आप उसको साथ में और लेके आ रहे हैं। कृष्ण मूर्ति जी, ये मुद्दा मैंने एक बार डिबेट में भी उठाया था कि जब आपने ये बिल थ्रू किए थे, आप सुनिए, सवाल वो नहीं, कृष्ण मूर्ति जी, के चुनाव में पता लगेगा गरीबों को जो जिस प्रकार से कर रहे हैं। कृष्ण मूर्ति जी, सभा के हरियाणा के चुनाव में पता लगेगा इन लोगों को। प्रेगमेटिज्म नाम की भी कोई चीज होती है, प्रेगमेटिज्म नाम की आपको प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ती है। आपकी जो कैलकुलेशंस थी उस समय क्या थी, माफ कीजिएगा नांदल जी, कृष्ण मूर्ति जी, आपकी कैलकुलेशंस क्या थी अगले 2 साल की? अगर आपने 2014 में सरकार छोड़ी है, मैं 2012 में चलता हूं, 13 और 14 की आपने क्या जीडीपी प्रोजेक्शंस ली थी ग्रोथ की? नो, नॉट एट ऑल, यही तो बात है ना जी। कुछ आपने 8-10%, 12% ली होगी, तभी तो ये सब्सिडीज आपने सुनो, हाँ जी, हमने जो फैसला किया था वो देश हित में किया, हमने गरीबों को पूरा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उस फैसले को, हमें उसको कुछ भी करना पड़े, हम उसको पूरा करेंगे, लोगों को दिखाना चाहते हैं, पूरा करके दिखाएंगे, आज कह साफ बड़े बड़े दिखाएंगे। आज गरीबों को जो दिया हमने पैसा उसको साफ बोल रहे हैं। दुग्गल जी सुनिए, दुग्गल जी, आप कहते हैं आप वो थ्रू करेंगे, लेकिन आप कैसे करेंगे? पैसा तो आपके पास भी नहीं। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि कांग्रेस की सरकार जाते जाते खजाने खाली छोड़कर के गई है, वहां से पैसा लाओगे? बिल्कुल छोड़ के गई है, इसमें कोई शक नहीं, सब घोटालों में चला गया, सब लोगों के घर में चला गया। कहां से? आप सुनिए, जिस समय सरकार गई सब घोटालों में चला गया। आप सुनिए, 36,000 करोड़ रुपया मैं आपको एक गई है, क्योंकि आपकी पार्टी 312 बिलियन डॉलर ये सरकार छोड़ के गई है। वो स्विस बैंक में होगा जी, आपने घर देखा होगा, वो स्विस बैंक में होगा। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर रहे हो ना, और ये मैं 10 साल से देख रहा हूँ, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 250 से 300 बिलियन डॉलर्स के बीच में ही फ्लक्चुएट करता है। एंड चेक आउट द चाइनाज फॉरेन बिलियन एक्सचेंज रिजर्व, यू विल बी सरप्राइज। लेकिन यहाँ मेरा जो सबसे बड़ी बात है कहने का, लेकिन अगर ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए छोड़ के गए, और जब इनकी 2004 में सरकार आई थी 3,000 करोड़ का घाटा था जब हमने सरकार 2004 में ली। तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरे पास, मैं आपको फैक्ट्स दिखा सकता हूं। अगर मेरी एक बात का जवाब दीजिए, अगर आपके पास वाकई में 300 बिलियन डॉलर्स था, तो आपने दिसंबर के महीने में जब आपकी एयरफोर्स ने हरक्यूलिस C-130J हवाई जहाज खरीदे अमेरिका से, दिसंबर में आप उनकी किस्त क्यों नहीं दे पाए? Because the defense ministry did not have the money. Please माफ कीजिए। गवर्नमेंट के पास नहीं है, हमने फॉरेन एक्सचेंज छोड़ा है। सुनिए फोगाट जी, मैं दुग्गल जी को एक बात एफडीआई के बारे में कहूंगा, देन आई विल कम टू यू। दुग्गल जी, सीधी सी बात है, जैसा मैंने कहा और आपकी सरकार ने भी माना कि खजाने खाली हैं। देखिएगा, अगर 2020 तक की मैं बात करूं, जो स्टडीज, इंटेलिजेंस स्टडीज हैं वाकई में, वो कहती हैं कि अगर आप 25% तक भी इंडिया का जो रिटेल सेक्टर है उसकी पोटेंशियल को रियलाइज कर लेते हैं, तो आपके यहां पर एनुअल इनफ्लो 250 बिलियन डॉलर्स, जैसे कृष्ण मूर्ति जी ने कहा हम 300 बिलियन रिजर्व छोड़ के गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैं यहां कह रहा हूं 250 बिलियन डॉलर्स आपके देश में एनुअल आ सकता है। आई होप नरेंद्र मोदी विल वन डे सी द लाइट ऑफ डे एंड इंट्रोड्यूस, माफ कीजिएगा, एफडीआई। जी पवार जी, एक बात कहना चाहता हूं। देखिए,
इस देश में किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं लगातार, उनकी हालत बहुत खराब है। और इस देश में फूड सिक्योरिटी बिल की आज भी 70 साल की आजादी के बाद जरूरत पड़ती है लगभग 60-70 करोड़ लोगों को, मतलब जो है सब्सिडाइज रेट, वो अपने आप में पैथेटिक है, अपने आप में शर्म Yes! हमारी पॉलिटिक्स के लिए। तो मुझे जो है सुदामा पांडे कवि हुए, उनकी एक बात याद आती है कि एक आदमी जो रोटी बेलता है और एक आदमी जो रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी जो ना रोटी बेलता है ना खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है, और मेरे देश की संसद मौन है। तो यही हालत है कि हम लोगों ने हर चीज का पॉलिटिकलाइजेशन करके उस इशू को सिर्फ डिबेट में बने रहने के लिए बना लिया है, और देश की हालत बहुत खराब है। यस, और वो उसका उदाहरण अभी हमने डिबेट में भी देखा। लेकिन आप ये देखें ना, बीपीएल फैमिलीज का जहां पर अगर आइडेंटिफिकेशन है वहां भी गड़बड़ होती है, वहां भी करप्शन है। स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं, बीपीएल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, वहां करप्शन है। और उसके अलावा जो एफएसपीज को, जो फेयर प्राइस शॉप्स को मॉनिटर करते हैं, वो मॉनिटर जो करते हैं वहां भी करप्शन है। और जो पुअर क्वालिटी के फूड की आपने बात की थी, चाहे एफसीआई से बेशक हाई क्वालिटी का अनाज चलता है, लेकिन साइड में बीच में आकर गायब हो जाता है और वो ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, क्योंकि वो सब्सिडाइज फूड है, वो सब्सिडाइज फूड है। खत्म हो गए जी इसी चक्कर में। नहीं देखिएगा, ऑफ कोर्स होंगे, नरेगा को मनरेगा करने, नाम बदलने से कुछ नहीं होता साहब, अनटिल एंड अनलेस आपकी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेबल ना हो। अगर आपके इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी जो एंडेमिक हमारे देश की प्रॉब्लम है, करप्शन, दूर नहीं होगी, तो इन चीजों को स्कीमें आएंगी और जाएंगी, और किसी देश के गरीब का भला कभी भी नहीं होगा। क्योंकि हैरानी की बात है, प्लानिंग कमीशन खुद कहता है, 2008 की ये बात है, कि इसमें सीधी तौर पर 40% तक तकरीबन अनाज है जो इंटेंडेड टारगेट तक पहुंचता है। 60% अनाज गया कहां हुड्डा साहब? ये बताएंगे, जमीन निकल गई, हवा खा गई, कहां गया? सरकार ने किया है, ये बताएंगे, ये बताएंगे। नहीं, मैं बताती हूँ, सरकार 10 साल अभी ये प्रूव करेंगे ना। मैं 10 साल तो आप रहे हैं, ये हाँ, तो लोग बताएंगे ना। उसको खराब करके, और फिर इनका नेक्सस है लीकर वालों के साथ, उसको सड़ा के फिर ये उनको सेल करते हैं। गरीब आदमी के पास नहीं जाता, ये उसको पहले सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद फिर ये जो लीकर वालों का जो नेक्सस है, लीकर वालों के बाद वो पहुंचाते हैं। हम लोग ठीक करेंगे, आप चिंता ना करिए। जितना ये लोग, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो करप्शन की जननी है, तो उसके बाद इसको हम कांग्रेस पार्टी दुग्गल जी समय बताएगा, आप बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। जेल में गए हैं इनके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, आप समय बताएगा, लेकिन नांदल जी, मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ। नांदल जी प्लीज, नांदल जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आपके फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ा है, और यहीं हम अपनी डिबेट को भी क्लोज करेंगे। क्योंकि देखिएगा, अजीब सी पॉलिसीज कई बार सरकारें बनाती हैं। मैं 2002 और 2003 के वर्ष की बात कर रहा हूं, दुग्गल जी माफ कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। लेकिन उस टाइम क्या था कि 1.6 मिलियन टन अनाज रिलीज किया गया सरकार के गोदामों में से एक्सपोर्ट करने के लिए। विडंबना क्या थी, उसमें से सिर्फ 0.68 टन एक्सपोर्ट किया गया, बाकी लोकल मार्केट में ब्लैक में बेच दिया गया। वैसे भी आप एक्सपोर्ट वाला देखो ना, क्योंकि इसका रीजन क्या था, जो मिनिमम सेल प्राइस था आपका यहाँ वो ज्यादा था, और इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम था। मैं आपको यही कहने वाली थी, आप जो एक्सपोर्ट का आप देखेंगे कि वहां पर जो प्राइसेस है इंडियन मार्केट के अंदर, तो प्राइसेस आपको ज्यादा मिल रही है, और वहां पर आप कम उसके ऊपर, इसके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, या जो भी है उनके जिस भी कंट्री के साथ स्टेरिलाइजेशन होते हैं, तो ये यहाँ पर तो कहीं ना कहीं दुग्गल जी ऐसा नहीं है, पॉलिसीज आपकी सरकार ने भी उल्टी सीधी कई बार बनाई हैं जो किसी भी तरह की थॉट और इमेजिनेशन को डिफाई करती हैं। बट प्लीज आई वोंट नाउ, बिकॉज वी रन वे ओवर द टाइम, आई हैव टू क्लोज द डिबेट है ना। थैंक ऑल माय पैनलिस्ट्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल डिबेट। थैंक यू। On Monday, people, we are going to be back with you at 9, but I really do hope so that these policy parameters are somewhere down the line made in such a way that they are very much implementation. Of course, corruption has to be controlled too. Good night and bye-bye.